हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के सेकंड चैप्टर भोजन के घटक, इनके बारे में जानेंगे होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। फर्स्ट चैप्टर में यह सब हुआ था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन के रूप में मछली, अप्पम तथा सब्जियां हो सकती हैं, जैसे नीचे चित्र में दिया है। और जो एक्टिविटी फर्स्ट है इसमें कुछ खास है नहीं, आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है, हमारे खाने में क्या कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्चे सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक मतलब वो तत्व जो हमें पोषण प्रदान करे, वो चीज़ें जो हमें पोषण प्रदान करे उसे पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब फैट, विटामिन तथा खनिज लवण मतलब मिनरल्स हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश मतलब फाइबर। ये सब हमारे लिए आवश्यक हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा बहुत सरल होती है। आइए इन परीक्षणों के करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। ठीक है, इनके कुछ टेस्ट दिया है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ, टेस्ट ट्यूब तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ये टेस्ट करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आगे देखते हैं हम। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। आपके पास आप जो भी खाते हैं उन सभी उस खाने वाले पदार्थ पे ये परीक्षण आप कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने स्कूल में बोल के या अपने घर पे किसी को बोल के ये जो सामग्री है उन्हें मंगा के ये टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आयोडीन, कास्टिक सोडा, ये सब। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाए होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब ये परीक्षण करने के लिए हमें कुछ बारे में कुछ बताया गया है। जैसे आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टीचर आयोडीन में मिला दीजिए। मतलब तनु विलयन, तनु मतलब कि आयोडीन का वो विलयन, वो मिश्रण जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, मतलब वो आयोडीन की मात्रा उतनी अधिक ना हो। जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक रहेगी उसे सांद्र विलयन बोलेंगे। इसलिए इसमें बोल रहा है आयोडीन के साथ उसमें कुछ जल से आधी भरी परख नली में कुछ टिंचर आयोडीन डालें, तो वो तनु हो जाएगा, मतलब वो हल्का हो जाएगा। वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो विलयन होगा वो हल्का हो जाएगा। कॉपर सल्फेट
100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 10 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्रियाकलाप 2 है, एक्टिविटी सेकंड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कर लेते हैं। मंड के लिए परीक्षण, मतलब स्टार्च के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए हमें खाद्य सामग्री या जो भी कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें मिलाइए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यदि यह नीला या काला हो गया तो यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर ये सब करने पर आयोडीन हमें मिलाने पर वो नीला या काला रंग प्राप्त कर लेता है तो मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। इन परीक्षण को किसी अन्य भोजन पदार्थ के साथ दोहराइए तथा जांच कीजिए उसमें मंड है। अपने परीक्षणों को, इन चीज़ों को आप अपने कई सामग्रियां, खाने की सामग्री पे प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य सामग्री की परीक्षण करना, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल लें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। उसे चूर्ण या पेस्ट बनाने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है जिससे वो आसानी से घुल जाए। अब एक ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ, एक सेकंड, बैंगनी रंग का हो गया है? अगर बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपने उसमें कॉपर सल्फेट डालने के बाद कास्टिक सोडा डाला और कुछ समय बाद अगर वो बैंगनी रंग प्राप्त कर लेता है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। यह आप अन्य खाद्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। वसा मतलब फैट के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटिए और कूटिए। फैट मतलब समझ लीजिए जितने तैलीय पदार्थ होंगे, दूध नहीं, मतलब जैसे घी हुआ, जितने तेल हुए सभी फैट हैं। अगर जैसे इसमें उसके बारे में बताया गया, जैसे खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अगर कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज के किसी प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर जाने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसा मैंने बताया कि जितने तेली पदार्थ होते हैं वो सभी फैट हैं, वो सभी वसा हैं। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की उपस्थिति की मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए तथा कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यह कागज पर तेल की कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि वो फैट है लेकिन वो कई बार जल होता है, तो इसलिए उसे सुखा लेने पर वो क्लियर हो जाता है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनको आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? लगभग सभी में कुछ न कुछ तो तत्व होते ही होते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? आइए जानते हैं ये पोषक हमारे लिए, पोषक तत्व कितने आवश्यक होते हैं। विभिन्न पोषक हमारे जीवन के लिए क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में पहले दर्शाया गया, देख लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट के मेन स्रोत कहाँ से आते हैं? क्या खाने से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है? जैसे मक्का हुआ, बाजरा, चावल, इनके अनाज खाने से। आम, तरबूज, गन्ना। अगर मीठे चीज़ जितने हैं लगभग सभी में
कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो प्राकृतिक, जैसे फल, जितने लगभग फल हुए, मीठे सभी नहीं। जैसे आप अगर दूध से बनाया हुआ खाएंगे तो उसमें फैट हो सकता है। और नीचे जैसे फैट के स्रोत क्या क्या हैं, ये वसा के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे ये पादप स्रोत हैं, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली, तिल, तेली चीज़ हैं ये सभी। और ये जंतु स्रोत क्या क्या हैं, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडा, मांस, ये सभी वसा के जंतु स्रोत हैं। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जितना मात्रा में वसा लिया गया, अगर उतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया जाए तो वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देगी। लेकिन वसा हमें ज़्यादा लेने से वो अनहेल्दी होता है, उसे ज़्यादा नहीं ले सकते। कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी से ऊर्जा देता है और वसा को पचने में टाइम लगता है, तो हमें तुरंत ऊर्जा नहीं देता है। इसलिए फैट ज़्यादा, जैसे घी या तेल ज़्यादा लेने से मोटापा, जो मोटे लोग होते हैं वो फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं। वसा और कहाँ दिया है, एक सेकंड रुक जाइए। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता, एक सेकंड, सॉरी, शायद ऊपर का छूट गया है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन की ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ये जो वही, जैसे मैंने बताया कि वसा और फैट दोनों हमें अत्यधिक ऊर्जा देते हैं। अब आगे हम देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे रूप से होती है तथा रोगों से लड़ने में मदद करता है, स्वस्थ रहता है शरीर। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जो रोग हैं उनसे रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसे हम अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विटामिन के अंदर कई प्रकार के विटामिन पाए, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। हम ऊपर देखते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिनों के हमारे शरीर की त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग करने तथा हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन मिलता है, जैसा कि चित्र 2.6 में दर्शाया गया है। जैसे हम ऊपर चित्र देख लेते हैं, हमें विभिन्न पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, विभिन्न विटामिन यहाँ तक देख लिया था हमने। जैसे ये प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं। ये पादप स्रोत हैं। प्रोटीन के पादप स्रोत हैं, जैसे सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, ये सभी पादप स्रोत हैं। और इसके जंतु स्रोत क्या क्या हैं, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, ये सभी इसके पादप स्रोत हैं, जंतु स्रोत हैं, सॉरी। अब हम देख लेते हैं विटामिन के क्या क्या स्रोत हैं। जैसे विटामिन ए के स्रोत, गाजर, पपीता, एक सेकंड, सॉरी,
गाजर, पपीता, मछली का तेल, दूध, ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। और विटामिन बी के कुछ स्रोत जैसे चावल, गेहूँ, लीवर, ये सभी विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी के कुछ स्रोत नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, लगभग जितने खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा। आंवला में बहुत अत्यधिक रूप से पाया जाता है विटामिन सी। अब हम ऊपर देखते हैं। अब विटामिन डी के मुख्य स्रोत। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जैसे मक्खन, दूध, मछली, लीवर, अंडे, ये सभी हैं। लेकिन विटामिन डी का मुख्य स्रोत हम बोलेंगे कि सूर्य का प्रकाश है। अगर आप धूप में कुछ देर रहते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है अन्य, जैसे कि यहाँ सॉरी हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। मतलब चावल में अत्यधिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस आधार पर हम जान सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन है। इस पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों मतलब जिसे फाइबर बोला जाता है, इंग्लिश में फाइबर्स बोलते हैं। आहारी रेशे मतलब रुक्षांश, मतलब जैसे वही बताया, रुक्षांश मैंने ऊपर दिया था के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन की आवश्यक अवयव हैं। इनका आयतन बढ़ा देते हैं, भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। मतलब ये भी भोजन को पचाने में शरीर की मदद करते हैं। अब आइए इनके कुछ स्रोत देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है विटामिन डी, ये सूर्य से मिलता है, सूर्य से आसानी से मिल जाता है। और ये जैसे पालक, अदरक, मछली, अंडे और आयोडीन युक्त नमक, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा टीवियों में, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब फास्फोरस के स्रोत देख लें। फास्फोरस के स्रोत जैसे हो गए दूध, केला, मिर्च, गेहूँ, चावल आदि। लौह के रूप आयरन के मुख्य स्रोत क्या हुए? पालक, सेब, लीवर इत्यादि। कैल्शियम के मुख्य स्रोत क्या हुए? जैसे अंडा, दूध, इसमें कैल्शियम उच्च मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे हुए खनिज लवण, मिनरल्स हुए, जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ हुए वो बाहर निकल जाते हैं, कुछ मूत्र के माध्यम से, कुछ पसीने के माध्यम से। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिसे हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें
पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी कुछ खास नहीं, इसे आप देख सकते हैं। जैसे वो बताया है कि उसमें जो जल के स्रोत हैं, जैसे टमाटर हुआ और अन्य चीज़ें हुई जो हम काटते हैं, जिससे जिससे हमारे हाथों में पानी लगने लगता है, जो भी द्रव चीज़ें दिखती हैं ज़्यादातर उसमें पानी की मात्रा कुछ न कुछ तो होती ही है, तैलीय चीज़ों को छोड़ के। तो हम सब्जी बनाते हैं, टमाटर है, गाजर है, कई सभी चीज़ों में हमें पानी की मात्रा मिल जाती है। अब संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है? वह भोजन जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार बोला जाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित रूप से पाए जाएं, वह संतुलित आहार है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। अगर वो अधिक होगा तो भी प्रॉब्लम, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स या रुक्षांश तथा जल का होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जिसमें संतुलित सभी पोषक तत्व पाए जाएं उसे संतुलित आहार बोलेंगे। आप शॉर्ट में ये बोल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो शारीरिक कार्य पर यह डिपेंड तो करता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, तब एनर्जी अच्छे से मिलेगी तो हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। ये आप अपने खुद ट्राई कर सकते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना के अंकुरित बीज। किण्वित भोजन मतलब भोजन जैसे तैयार किए जाते हैं, जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालें से बना आटे का मिश्रण। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में जो संतुलित आहार खा सकता है, भी संतुलित आहार खा सकता है। ये सभी सस्ती चीज़ें हैं, जो कि ये नहीं कि जैसे हम बहुत महंगी चीज़ें खाकर ही संतुलित आहार ले सकते हैं। हम ऐसी चीज़ें खाकर भी एक संतुलित आहार ले सकते हैं। हम आगे देखते हैं। उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हम जो सभी चीज़ों के छिलका उतार के खाते हैं उसमें बहुत से मिनरल्स और बहुत से विटामिन खत्म हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो सब्जियां हम खाते हैं, जैसे आलू के छिलका उतार देते हैं, जितने चीज़ों को छिलका उतार देते हैं उसमें भी मिनरल्स और विटामिन उपस्थित होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इस पचाने में आसानी होती है। इसके साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे कई बार हम लोग चावल पकाते हैं तो उसमें से जो पानी होता है उसे अलग कर देते हैं, तो उसमें उपस्थित कई विटामिन अलग हो जाते हैं। हम आगे देखते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? हम कच्ची सब्जियां खाएंगे और फल खाएंगे तो वो उसके विटामिन ख़त्म नहीं होंगे, और जिनके छिलके हम ज़्यादातर ना छीलें वे फल,
नहीं तो उनके विटामिन और उसके जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो जो कि इसमें दिया रहता है, वो सोचा कि क्या हरदम फैटी भोजन ही लेना जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वो हरदम आवश्यक होता है जिससे हमें अत्यधिक एनर्जी मिले। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, उसने यह सोचा। क्या ऐसा नहीं होता? क्या आपने उसमें तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन भी खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया जिससे उसे अधिक एनर्जी मिले? क्या क्या आप सोचते हैं कि यह सब ठीक था? निसंदेह नहीं, क्योंकि अत्यधिक फैटी चीज़ें लेने से हमारी बॉडी उसे पचा नहीं पाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगा। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। अभावजन्य रोग। अब इनकी कमी या इनकी अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में कुछ बताया है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो सकता है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या अधिक विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि सभी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो, क्योंकि एक चीज़ में ये नहीं है कि उसमें सभी विटामिन एंड मिनरल्स उपस्थित होंगे। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि से पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि की अवरुद्ध होना। अगर आप पर्याप्त रूप से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी वृद्धि रुक सकती है। चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत दिनों से अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसकी हाइट रुक जाएगी, उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों का रोकथाम संतुलित आहार लेने से किया जा सकता है। अगर हम संतुलित आहार लें जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों तो हमें ये अभावजन्य रोग होने के कोई चांस ही नहीं रहेगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता क्यों होती है। आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग एवं विकार उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्षीणता दृष्टिहीनता रोग होता है, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। मतलब कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देता है। सामान्य लोगों के मुकाबले इसमें कम दिखाई देता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इससे दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे अस्थियों का मुलायम हो और मुड़ जाना हो जाता है। हड्डियां ज़्यादा टूटने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय कमजोरी आ जाती है। कमजोर अस्थियां और दंतक्षय ज़्यादा होने लगता है। दांत क्षय करने लगता है, टूटने लगता है, ज़्यादा घिसने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे गाइटर भी बोलते हैं। गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है, जिनका मानसिक विकास बच्चों का नहीं हो पाता आयोडीन की कमी से।
लौह की कमी के कारण, मतलब आयरन की कमी के कारण अरक्तता हो जाती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून पतला हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। संतुलित आहार, जो भोजन हम संतुलित भोजन आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व सामान्य रूप से उपस्थित हों, उन्हें संतुलित आहार बोलेंगे। और बेरी, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे बेरी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमें अत्यधिक ऊर्जा देता है। ऊर्जा मतलब कि जो हमें क्षमता, मतलब किसी चीज़ को करने की क्षमता, जो हमें कोई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। वसा, फैट, जितनी तैलीय चीज़ें होती हैं उसमें फैट उपस्थित होता है, यह भी एक प्रकार का पोषक है और यह भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। खनिज मतलब मिनरल्स, यह हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। पोषक, ये सभी जितने संतुलित आहार में जितने चीज़ प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, जल और जितने चीज़ें हैं ये सभी पोषक हैं। प्रोटीन भी यह हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है तथा शरीर की वृद्धि में मदद करता है। रुक्षांश, फाइबर ये प्रोटीन हुआ और ये रुक्षांश मतलब कि फाइबर, ये भोजन को पचने में मदद करता है। स्कर्वी रोग, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। विटामिन एक प्रकार का मिनरल पोषक है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। अब इस चैप्टर का हम सारांश देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे मतलब कि फाइबर तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए या रक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा के लिए सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश या फाइबर्स और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार जो होता है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। तो हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलिए देखते हैं। रिकेट्स की विटामिन D के अभाव से होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है एक्सरसाइज में। विटामिन C की अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। और हमारे भोजन में विटामिन A के अभाव से रतौंधी होता है। हमारे भोजन में विटामिन A के अभाव से रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।